तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे दिया है कि एक नाइक्रोम का वायर है जिसका रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर. तो कह रहे 5 मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इसका एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो पहला काम तो हमारा ये होगा, हम रो को माइक्रो ओम सेंटीमीटर से ओम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है सारी कैलकुलेशन MKSA में होनी, और एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो जब रो को आप कन्वर्ट करेंगे तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो 100 माइक्रो ओम, तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया ओम. और इंटू सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 की पावर -2 से, तो ये बन जाएगा मीटर. मीन्स रो की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर. ठीक है, ये रो आ गया. बच्चों एरिया इसी तरीके से देखिए, तो अगर एरिया को भी आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.01, और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -4 आता है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. क्यों आता है बच्चों, क्योंकि 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर की बात करो पहले, तो 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, तो जब सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, दो तरफ स्क्वायर कर दो. तो यही बात है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलना हुआ तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब बच्चों हमसे कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो हमको रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है. क्या होता है बच्चों रेजिस्टेंस का फार्मूला, R = ρL/A. तो रो कितना है बच्चों, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी है, ये हमको दी है 100 इंटू 10 की पावर -8. L कितना है भाई, 5 मीटर अपान A. एरिया कितना है बच्चों, 0.01 इंटू 10 की पावर -4. बच्चे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 5 और 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया, +4. और देखो -8 पावर 10 की और है यहाँ, और नीचे -4 है, ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, +4. यानी कि R = आ जाएगा 5 और इंटू 10 की पावर क्या बचेगा, प्लस का 8 और -8, यानी कि 0, 0 का मतलब 1, तो यानी कि 5 ओम. ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा. इसलिए क्या आ गया, 5 ओम आ गया. तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 5 ओम. इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों. तो बच्चों देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर हुज इनर एंड आउटर रेडियाई आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. The resistivity of the material is 2 × 10 की पावर -8 ओम मीटर. तो बच्चों देखिए, हमको एक क्वेश्चन दिया है कि एक हालो सिलिंड्रिकल ट्यूब, हालो सिलिंड्रिकल ट्यूब मतलब कोई ऐसे वायर है जो कि अंदर से क्या है बच्चों, खोखला है, अंदर से हालो है यानी कि खोखला है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, ऐसा कुछ. तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो इसका इनर अंदर वाली रेडियस है R1, ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर की, और जो बाहर वाली रेडियस ये है R2, ये वाली रेडियस, ये इन्होंने दे दिया है, ये इन्होंने कहा ये R2 जो है ये क्या है, ये है बच्चों 20 सेंटीमीटर की. वही सीधी सी बात है, इसमें मटेरियल यहाँ किनारे किनारे होगा चारों तरफ, बीच में तो कुछ होगा नहीं. हमसे कह रहे हैं बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 × 10 की पावर -8 ओम मीटर दिया है. तो बच्चों पहला काम तो हम ये करेंगे कि सेंटीमीटर में दी गई रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे.
तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, क्योंकि 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाता है, और 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रो एल अपान ए। रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपान ए। तो बच्चों R की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से देखिए, रो की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁸। एल की वैल्यू बच्चों है 1 मीटर अपान ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए है एरिया। ठीक है, तो एरिया हालो सिलेंडर का कैसे निकलेगा सोचो। तो एरिया के लिए क्या करेंगे? तो भाई एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो देखिए हालो सिलेंडर का एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन का, वो निकालने का तरीका होता है πr² माइनस r1²। मतलब πr² टोटल एरिया निकल आया, उसमें πr1² अंदर वाले का एरिया घटा दो, क्योंकि उतनी जगह में कुछ नहीं है, वहाँ पे हालो है, तो ये बच्चों आ जाएगा। तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, r2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.2, तो स्क्वायर करेंगे 0.04 माइनस r1², तो ये क्या आएगा इसका स्क्वायर? 0.01। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁸ अपान 3.14 × 0.03। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.1 × 10⁻⁷ ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2.1 × 10⁻⁷ ओम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर of area of cross section 1 × 10⁻⁷ meter square. The number of free electron in the wire is 2 × 10⁻28 per meter cube. Determine current density in the wire, drift velocity of the electrons. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक वायर है, कोई ऐसा वायर है, मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 3.2 एम्पियर। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बच्चों एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमको दिया है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो ये ए दे दिया। हमसे कह रहे हैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया है 2 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में है, तो हमको इसकी करंट डेंसिटी इस वायर में बतानी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। तो पहले बच्चों हम करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? करंट अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। करंट और एरिया के रेशियो को बोलते हैं, लेकिन एरिया नॉर्मल टू करंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है, इसको हम लोग जब J से लिखते हैं तो J बराबर क्या फार्मूला हो जाता है? I अपान A। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा? I 3.2 A 1 × 10⁻⁷, यानी कि J आ गया बच्चों 3.2 × 10⁻+7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये करंट डेंसिटी आ गई। ठीक है, अब हमसे बच्चों क्या कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए करंट का क्या रिलेशन होता है? I = NEA/VD। तो जब यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे तो क्या फार्मूला निकलेगा? ये निकलेगा I अपान NEA। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? I की वैल्यू 3.2, N की वैल्यू 2 × 10⁻28, E 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया 10⁻⁷। ठीक है, जब सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, ये इससे 1 टाइम जाएगा, मतलब VD की वैल्यू ऊपर आ गई है 1 और नीचे क्या आएगा बच्चों? देखो तो 10 की पावर यहाँ 28 है, और ये और -7, ये दोनों जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -26।
यानी कि 10 की पावर बचेगा 28 माइनस 26 या 1/10 की पावर 2 या 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी आंसर लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर में 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर हैज 5 × 10⁻24 free electron per meter cube. If a current of 0.8 ampere flows through the wire, find the drift velocity of the free electrons. ओके, तो देखिए बच्चों हमसे कहा जा रहा है एक वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके जो वायर बना हुआ है उसके मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर ये हमको दिया है 5 × 10⁻24 और कह रहे वहाँ पे करंट 0.8 एम्पियर है। तो हमको बताना है बच्चों कि वहाँ इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर में कितनी होगी। आपको पता है ना, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमको निकालनी है। बच्चों आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का एक रिलेशन पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, I = NEAVD। ये रिलेशन आपको पढ़ाया गया है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ पर आपको देखिए n पता है, E पता है, A पता है, VD निकालना है। मीन्स VD = हो जाएगा I/NEA। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो एरिया है वो दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बट आपको पता है आपको सारी कैलकुलेशन MKSA में करनी होती है, मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। तो मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा VD की वैल्यू, तो VD = आ जाएगा I की वैल्यू 0.8 अपान N 5 × 10⁻24 E 1.6 10⁻⁻19 E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये वैल्यू फिक्स है, याद होनी चाहिए आपको, नहीं याद किया तो अब याद कर लीजिए। एरिया कितना हो गया बच्चों, 10⁻⁻6। तो VD की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ये 0.8 अपान, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये 8 आएगा। तो ये देखो 10⁻24 है और यहाँ ये दोनों जुड़ेंगे 10⁻⁻19 -6 × 10⁻⁻25। तो 10 की पावर क्या बचेगा, 24 - 25। ठीक है, तो VD = आ जाएगा 0.8 अपान 8 × 10⁻⁻1 है ना। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10 बढ़ेगा, 8 से 8 कैंसिल, 10⁻⁻1 से 10⁻+1 ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1। और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड इन दिस वायर। तो गिवन सिचुएशन में ये हमारा आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स 6 × 10⁻15 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाट विल बी द करंट इन द ऑर्बिट। ओके, तो बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, आपको पता है ये हाइड्रोजन मान लीजिए है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होगा जहाँ पे प्रोटॉन होगा। ठीक है, नॉर्मल अगर हम 1H1 की बात करते हैं तो सेंटर पे एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है बच्चों, चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से वो चारों तरफ फटाफट क्या करेगा, इसके एक राउंड करेगा, रिवोल्यूशन करेगा। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि 1 सेकंड में ये 6 × 10⁻15 रिवोल्यूशंस करता है। मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमको दे दिया गया।
तो हमसे कह रहे हैं यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी। भाई सीधी सी बात है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन जब कहीं चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और करंट का फार्मूला बच्चों कैसे होता है, तो I = होता है बच्चों Q/T। तो मेन अगर हमको यहाँ ये पता चल जाए कितना चार्ज फ्लो हो गया, अपॉन टाइम कर देंगे, तो यहाँ चार्ज पर सेकंड निकलेगा। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया है, तो T की जगह 1 कर देंगे, Q फाइंड करना है। बच्चों अब आप सोचिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होता है तो एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, E। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। तो एक चक्कर में E चार्ज फ्लो हुआ, तो 2 राउंड में कितना कवर होगा, चार्ज कितना फ्लो होगा 2 रिवोल्यूशन में, तो वो हो जाएगा 2E। 3 रिवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो होगा 3, तो 4 रिवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा 4E। तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इतने रिवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा NE। क्यों? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू E। तो बच्चों I = क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NE/T। आपको N की वैल्यू दिया है 6 × 10⁻15, और देखो पर सेकेंड दिया है, मतलब T की जगह 1 सेकेंड आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻90, यानी कि I = बचेगा 9.6 × 10⁻4 एम्पियर, या इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 0.96 मिली एम्पियर। तो हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0.96 मिली एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। An electron is revolving in a circular path at the rate of 6 × 10⁻6 revolutions per second. Find the equivalent current flowing in the loop. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, सीधी सी बात। तो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, और ऐसे घूम रहा है कि 1 सेकंड में 6 × 10⁻6 चक्कर लगा देता, ठीक है। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 6 × 10⁻6। तो कह रहे हैं बताओ इस सर्कुलर लूप में कितनी करंट फ्लो होगी। भाई हमको ये तो पता है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो होगी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, तो पता ही। अब बच्चों मेन क्या है कि हमको यहाँ पे I निकालना है, तो हमको पता है I = होता है बच्चों Q/T। I = क्या होता है, Q/T। तो हमको Q यानी कि चार्ज पता करना चाहिए। अब बच्चों आप सोचिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर मारेगा तो कितना चार्ज फ्लो होगा E। अगर 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन 2 बार चक्कर मारेगा तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा 2E। 3 बार चक्कर मार देगा तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा 3E। यानी कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करता हूं बच्चों, तो चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज निकलेगा कि एक चक्कर कितना चार्ज मार रहा, मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ मूविंग पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितनी बार घूम रहा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना है पार्टिकल का, भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो E हो गया, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब ये N हो गया, इतनी बार घूम रहा। तो बच्चों I = क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q/T था तो Q की जगह क्या आ जाएगा NE/T, वैल्यू पुट कर देंगे। भाई N की वैल्यू तो हमको दिया है 6 × 10⁻6, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, T को तो 1 सेकेंड ले ही चुके हैं क्योंकि रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों बचेगा 9.6 × 10⁻13 एम्पियर। सो द करंट इन द लूप विल बी 9.6 × 10⁻13 एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग पर सेकेंड across the cross section is 1 × 10⁸, while the number of electron drifting per second in the opposite direction across another cross section is
2.7 into 10 की पावर 18. Find the current flowing in the tube. If the voltage applied across the tube is 220 volt, find the effective resistance of the tube. Okay. तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोजन की डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें प्रोटॉन पर सेकेंड, ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में दिया गया है कि 1 × 10 की पावर 18 प्रोटॉन शिफ्ट होते हैं, डिप्ट होते हैं, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिप्ट होते हैं वो है 2.7 × 10 की पावर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो इधर निगेटिव एंड की तरफ आते होंगे, ये प्रोटॉन है, ये आ रहे हैं इधर, ठीक है। ये कितने आ रहे हैं बच्चों, ये आ रहे हैं 10 की पावर 18, जबकि इलेक्ट्रॉन भी जा रहे होंगे, किधर जा रहे होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन है जो जा रहे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों, ये जा रहे हैं 2.7 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है टोटल करंट कितनी फ्लो होगी। तो बच्चों एक करंट फ्लो होगी प्रोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से, एक करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से। आपको पता है कि जैसे प्रोटॉन जा रहे हैं इस प्लेट की तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ इधर, जब प्रोटॉन इधर जाएंगे तो प्रोटॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, IP से लिख लेते हैं, वो किधर फ्लो होगी, इस साइड। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज जब कहीं चलता है तो करंट उसी की डायरेक्शन में फ्लो होती है उसकी वजह से। जबकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर फ्लो होगी, तो भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब वो इधर फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो प्रोटॉन की वजह से फ्लो होने वाली करंट और इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होने वाली करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब जब नेट करंट हम निकालेंगे I, तो वो क्या हो गई, प्रोटॉन वाली करंट प्लस इलेक्ट्रॉन की करंट। तो ये बच्चों हो जाएगा IP की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, NP/T इंटू ई, Q इक्वल टू होता था Ne और I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, तो क्या हो गया Ne/T, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E/T। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है बच्चों, I इक्वल टू होता था Q/T और Q इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, Ne, तो Ne/T लगाया। तो प्रोटॉन के लिए NP इंटू E/T और इलेक्ट्रॉन के लिए Ne इंटू E/T। अगर हम यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखें तो I इक्वल टू क्या आएगा, NP की वैल्यू देखो, NP/T पूरा दिया है हमको, कितना दिया है, 1 × 10 की पावर 18 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 प्लस Ne/T, तो Ne/T कितना हो जाएगा बच्चों, 2.7 × 10 की पावर 18 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1.6 × 10 की पावर -1 प्लस ये आएगा बच्चों यहाँ से 2.7 × 1.6 करेंगे, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1.6 × 2.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.32 × 10 की पावर -1 है ना। देखो 10 की पावर 18 माइनस 10 की पावर 19, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इससे हमें क्या मिला, ये मिला 0.16 प्लस 0.432, 10 की पावर -1 को यूज कर लिया, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.592 एम्पियर। So the current in the discharge tube will be 0.592 एम्पियर। अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि अगर इस यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लगाया हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हो वो 220 वोल्ट का हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होगा। तो R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V/I। R इक्वल टू क्या हो जाता है, V/I। तो R इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बच्चों, 220, I कितना है बच्चों, 0.592। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने पर यहाँ पर बच्चों बचेगा 372 ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कैथोड, ये हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब इज 372 ओम एंड करंट विल बी 0.592 एम्पियर।
इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।